नमस्ते। मेरे साथ आज बातचीत करने के लिए अनिल स्वरूप साहब हैं। अ, अनिल स्वरूप साहब को आप सब लोग एज अ फॉर्मल पोल सेक्रेटरी, एज अ फॉर्मल एजुकेशन सेक्रेटरी के रूप में जानते हैं। अ, वो परिचय शायद आप सब लोगों के लिए होगा, लेकिन मैं इनको एक ऑथर, एनकाउंटर विद पॉलिटिशियंस, जो इनकी लेटेस्ट किताब है, एथिकल डिलेमा ऑफ अ सिविल सर्वेंट, नॉट जस्ट अ सिविल सर्वेंट। और इसके अलावा मैं अनिल स्वरूप साहब का एक और चीज बता दूं, नेक्सस ऑफ गुड फाउंडेशन एक चलाते हैं। ये बड़ा अजीब सा लगा था जब मैंने पहली बार सुना था। तो नेक्सस तो मैं थोड़ा गिरोह जैसी चीज समझता था, लेकिन इन्होंने अच्छे लोगों का गिरोह बनाने का एक ठान ली है। मैं एक डिस्क्लेमर भी दे दूं कि अनिल स्वरूप साहब इज माय सीनियर। और जब मैं हम लोग स्कूल में थे तो मेरे सीनियर हाउस प्रीफेक्ट कड़े थे, स्ट्रिक्ट थे उस समय भी। और एक पक्ष जो मैं, आप लोगों को मालूम नहीं कितने लोगों को इसको पता होगा, ही इज एक्सीलेंट डिबेटर। और स्कूल में ही वॉज अ बास्केटबॉल बहुत ही, मतलब शायद स्टेट तक खेले होंगे मुझे वो नहीं, स्कूल के लिए तो हरदम बास्केटबॉल में ये जीत के लाते थे। तो वी हैव अ वेरी डिफरेंट मेमोरीज ऑफ अनिल स्वरूप साहब। सर, मैं स्टार्ट इसी से कर रहा हूं कि थोड़ा एक दो पर्सनल क्वेश्चन बाद में कर लेंगे, लेकिन अभी जो इलेक्शंस हैं, जो जो आज है, वो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट लोकतंत्र का होता है। ये लो टर्नआउट जो है, मैं इस पे इसलिए पूछ रहा हूं कि आप एज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आपने इलेक्शंस कराए होंगे। अ, आजकल लोग कह रहे हैं कि साहब गर्मी बहुत है इसलिए लो टर्नआउट है। गर्मी तो हर साल रहती है, गर्मी कोई नई चीज नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है क्या लैक ऑफ इंटरेस्ट होता होता जा रहा है, लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो रहा है एक। और सर, इसी के साथ ये कि साउथ वाले एज कंपेयर टू हमारी जो हिंदी बेल्ट है, वो वहां पे वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होता है। तो इज द अवेयरनेस इज द थिंग, या कुछ और है? हम लोग बात तो खूब करते हैं पॉलिटिक्स की, लेकिन वोट नहीं देते। मैं थोड़ा इस पे सर समझना चाहूंगा आपसे। देखिए, जो भी मैं कहूंगा एक कंजेक्चर होगा, इसका कोई एम्पिरिकल एविडेंस या प्रूफ तो नहीं होगा। ये मेरा आपका सोचना है इस प्रकार का, और गलत भी हो सकता है, मित भिन्नता भी हो सकती है। पहली चीज तो ये चिंता का विषय है, इट्स अ मैटर ऑफ डीप कंसर्न दैट द परसेंटेज ऑफ पोलिंग हैज कम डाउन एज कंपेयर्ड टू द प्रीवियस टू जनरल इलेक्शंस। और पिछले दो जनरल इलेक्शंस भी इसी गर्मी में हुए थे, तो गर्मी तो मेरा ख्याल कारण नहीं है। और इसीलिए चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए प्रमुख रूप से है कि कुछ उदासीनता है लोगों में, कुछ उदासीनता दिखी। अब वो उदासीनता कई प्रकार से हो सकती है। हो सकता है ये भी हो कि लोग संतुष्ट हों कि हमारी पार्टी तो जीत रही है, क्या करेंगे, जाना नहीं है। दूसरा ये भी हो सकता है कि लोग ये समझते हैं कि हम कुछ भी करें लेकिन होना तो वही है। तो ये उदासीनता हो सकती है। या ये भी हो सकता है कि लोग सोचते हो कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आएगी तो काम धाम तो होना नहीं है। ये सबसे चिंता का विषय अगर ये है, क्योंकि किसी भी प्रजातंत्र में अगर लोगों का विश्वास प्रशासन शासन से उठता है तो प्रजातंत्र के लिए चिंता का विषय है। ये मेरे लिए कहना बड़ा कठिन है कि इनमें से कौन सा कारण होगा। ये सिर्फ कंजेक्चर है, लोग कर रहे हैं, मैं भी कह सकता हूं, लेकिन चिंता का विषय है। नहीं सर, एक एक जो मुझे, एक तो ये चिंता है। दूसरा, साउथ पे लोग ज्यादा, साउथ में लोग इतना पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश या बिहार में आप जिससे बात करिए, आप खाना खाने जाइए, आप चाय पीने जाइए, केवल पॉलिटिक्स की बात होती है, वोट देने नहीं जाते देखिए, साउथ वाले। जी जी मैं जी आपको सर। इसमें बताता हूं। मैं साउथ में काफी ट्रैवल कर रहा हूं। जी पिछले हफ्ते में कोयम्बटूर में था। साउथ का चिंतन मुझे नॉर्थ से अलग लगता है। इसमें भी हो सकता है मैं गलत हूं, मेरा इंप्रेशन है, और मैंने काफी ट्रैवल किया साउथ में, और मैंने इस बारे में लिखा भी है कि साउथ में मुझे लगा कि लोग रिलीजियस ज्यादा हैं, लेकिन वो रिलीजन को झोंकते नहीं है। नॉर्थ में शायद उतना रिलीजियस नहीं है, लेकिन सब चीज रिलीजन के नाम पे करते हैं। ये बड़ा विचित्र सा है, डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, कि साउथ में वो पॉलिटिक्स और रिलीजन को अलग रखा है। मुझे ऐसा आभास हुआ। नॉर्थ में पॉलिटिक्स रिलीजन एकदम मिल गई है, रिलीजन पर राइट कर रही है पॉलिटिक्स। तो ये थोड़ा भिन्नता है। दूसरा, मुझे लगा कि साउथ में लोग अवेयर भी ज्यादा हैं। वो इतने वोकल नहीं है, लेकिन अवेयर हैं। देखिए, इसमें फर्क है। आप कोई भी डेवलपमेंट पैरामीटर्स देखिए, चाहे ह्यूमन रिसोर्स पैरामीटर्स देखिए, एजुकेशन देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखिए, जो साउथ ऑफ इंडिया है वो नॉर्थ ऑफ इंडिया से कहीं आगे निकल गया है ऑन एन एवरेज। अब ये क्यों हुआ है, इसका विश्लेषण तो कोई विशेषज्ञ ही कर पाएंगे, लेकिन मेरा ये मानना है ये भी एक चिंता का विषय है। ये एक मेजर इकोनॉमिक और सोशल डिवाइड हो रहा है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम साउथ में देख रहे हैं वो नॉर्थ में उतना नहीं है, और लगातार वो डिस्टेंस बढ़ रहा है। लोग कहते हैं पहले भी साउथ था, लेकिन क्या है कि अगर आप पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ देखें साउथ ऑफ इंडिया की, नॉर्थ ऑफ इंडिया की, जो ग्रोथ रेट है उसमें परिवर्तन आ रहा है। तो
मैं ये समझता हूं कि साउथ में आदमी अपने हित, अपने आर्थिक हित, अपने सामाजिक हित के लिए ज्यादा जागरूक है, और यहां पर हम खूब पॉलिटिक्स में लगे रहते हैं। इकोनॉमिक्स में शायद जितना लगना चाहिए उतना नहीं लगता। सर एक चीज और है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये जो इलेक्शंस होते हैं ये इशू स्पेसिफिक तो होते नहीं है। कभी कोई कहता है गरीबी हटाओ, तो कभी कहता है अच्छे दिन, तो कभी कहता है सबका साथ सबका। अब मैनिफेस्टो लोग निकालते हैं, मैनिफेस्टो जो बोलते हैं और जो स्टेज से प्रॉमिस करते हैं अलग अलग होता है। आपको कभी ये नहीं लगता है सर कि ये मतलब शुड बी स्पेसिफिक कि हम आएंगे तो हम 1 2 3 4 5 6 ये करेंगे, और फिर हम 5 साल बाद इसका हिसाब देंगे कि हमने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। हमारे यहाँ जनरल सपने बेचे जाते हैं, गरीबी हटाओ, अच्छे दिन। इस पे मैं इसलिए, क्योंकि सर आप पार्ट एंड पार्सल ऑफ उस एग्जीक्यूटिव का पार्ट एंड पार्सल रहे हैं, जो उस प्रोसेस में कहीं ना कहीं आता होगा, प्लानिंग में देखिए, वो जो पार्टी दिखाती है, जो जनता चाहती है वो दिखाती है। जनता उनसे हिसाब मांगती नहीं है तो वो क्यों देंगे? जिस दिन जनता हिसाब मांगने लगेगी उतने दिन वो देंगे। इसके लिए मैं पार्टीज को दोष आरोपित नहीं करता हूं। उनको पता है कि बाद में कोई पूछने वाला नहीं है, और ये हर पार्टी के लिए लागू है। इसलिए जो चाहिए बोल दीजिए आप। किसी ने, और ये चर्चा मैंने टीवी में भी कहीं नहीं देखी, अब तो मैं टीवी नहीं देखता, लेकिन पहले जब भी देखता था ये चर्चा कभी नहीं होती थी कि मैनिफेस्टो में आपने ये बातें कही और ये आप, इस पे बहस ही नहीं होती, इस पे चर्चा ही नहीं होती, तो जनता कैसे चर्चा करेगी? किसी समाचार पत्र में, आप किसी समाचार पत्र में, वो भी अब मैंने पढ़ना बंद कर दिया, लेकिन मैंने किसी समाचार पत्र में ये विस्तृत समीक्षा नहीं की कि पिछले 5 वर्ष पूर्व ये मैनिफेस्टो में ये कहा गया था, इसकी ये पूर्ति हुई। तो जब हम प्रश्न ही नहीं करते मीडिया के रूप में, जनता के रूप में, तो पार्टी क्यों बताएगी? वो बड़ा खुश है, उसने कहा एक सपना अभी दिखाओ, फिर दूसरा सपना दिखाओ, आदमी सो रहा है सोने दो। तो ये भी चिंता का विषय है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इवॉल्विंग डेमोक्रेसी में, हमारे इवॉल्विंग डेमोक्रेसी है, अभी हमारी मेच्योरिटी आने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप यूएसए में चले जाइए, वहां भी इधर थोड़ा सा प्रॉब्लम है इस लास्ट इलेक्शन में 4 साल से, लेकिन उससे पूर्व लोग स्पेसिफिकली पूछते थे कि आपने ये कहा, आपने क्या किया। इस पे डिबेट होती थी कि आपने ये बात कही, क्या हुआ। यहां तो आदमी बात बड़े खुलेआम आराम से गलत बात बोल देता है, और उससे कोई पूछता तक नहीं उसने गलत बात बोली, और अगली बार फिर वो गलत बात बोल देता है। तो जब तक हम उसको अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे तब तक वो क्यों अकाउंटेबल होगा? उसे तो मजा है अकाउंटेबल ना होने में। सर एक रीसेंट एक और ट्रेंड देखा गया, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये 3 का समन्वय से बहुत अच्छा भाई देश चलता है। लेकिन सिटिंग हाई कोर्ट जज ये कहता है कि मैं संपर्क में था, और वो रिजाइन करता है और एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है। एक पुलिस कमिश्नर साहब रिजाइन करते हैं, इलेक्शन लड़ जाते हैं। ईडी जैसे सेंसिटिव पोस्ट में रहने वाले अफसर, आईपीएस अफसर रिजाइन करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि ये क्या ठीक है, सबको हक है कि वो बिल्कुल इलेक्शन लड़े, लेकिन एक कूलिंग ऑफ पीरियड हो, आप आइए, कुछ काम करिए, और फिर ये क्या स्वस्थ लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है? मतलब देखिए, इस बिंदु पर मैंने अपनी स्पष्ट राय अपने लेखों में दी है और अपनी पुस्तकों में भी लिखी है। डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र इंस्टीट्यूशंस पे चलती है, और उसका एक बहुत महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन जुडिशरी है, और पे भी मैं आऊंगा जो आपने बात करी। तो जुडिशरी को तो ऑब्जेक्टिव ना केवल रहना है, जैसे पुरानी कहावत है ना, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड अपीयर टू बी डन। अब यहां तो बड़ी विचित्र स्थिति है। एक सुप्रीम कोर्ट जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस के अगेंस्ट, चीफ जस्टिस के अगेंस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, आप और हम करके देख लें, जेल में होंगे हम। वो ना केवल कॉन्फ्रेंस करता है, उसके बाद स्वयं चीफ जस्टिस बन जाता है। उसके बाद उसके अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट केस होता है। आप मजे की बात देखिए, और उसमें कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। सेक्सुअल हैरेसमेंट केस में कॉम्प्रोमाइज कैसे हो सकता है? या तो महिला गलत बोल रही है, या जज साहब गलत बोल रहे हैं, जो भी गलत बोल रहा है उसका एक्शन हो जाता है, कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। उसके बाद वो एमपी बन जाते हैं राज्यसभा के। देखिए, ये बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि आपने शुरू में प्रजातंत्र के संदर्भ में कुछ प्रश्न किए थे। जो इंस्टीट्यूशंस प्रजातंत्र को संभालते हैं, अगर वही रोड होने लगेंगे तो प्रजातंत्र नहीं बचेगा इस देश में। आपने बिल्कुल सही फरमाया, और मेरा यह स्पष्ट मत है कि कोई भी व्यक्ति जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करता है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन की हो, चाहे वो जज की हो, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होता है, उसको परमिट नहीं होना चाहिए। वर्तमान में तो है, वर्तमान में हर जना कंटेस्ट कर सकता है, लेकिन हाउ कैन अ पर्सन होल्डिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कंटेस्ट एन इलेक्शन? और ये अभी नहीं हो रहा है, ये पहले भी हुआ है। पहले एक इलेक्शन कमिश्नर साहब थे, उनको मंत्री बना दिया गया था। मेरे विचार से सब गलत है। इस पे गंभीर चर्चा होनी चाहिए, इस पे पब्लिक ओपिनियन बनना चाहिए, और सरकार पे प्रेशर होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, देखिए मैं डिफरेंस एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जैसे सिविल सर्वेंट की है,
और कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट जैसे इलेक्शन कमिश्नर की है, जज साहब की है, ये दो भिन्न है। देखिए, जो ब्यूरोक्रेट है वो ऑब्जेक्टिव डिसीजंस ऐसा नहीं लेता, वो तो सरकार का अंग ही होता है ना, जुडिशरी अंग नहीं होती, इलेक्शन कमीशन सरकार का अंग नहीं है। तो इसमें हमें भिन्नता करनी होगी। पहले स्टेज में जो लोग भी कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पर हैं वो लोग चुनाव नहीं, इट इज एथिकली रॉन्ग, बट एथिक्स डजंट वर्क, it has to become legally wrong, so there has to be a law to that effect. Maybe if required, constitution should be amended that anyone who's held a constitution post should not be allowed to contest an election. अब आइए अधिकारियों की बात। अधिकारियों में आपको लॉ लाने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, बड़ी विडंबना है कि अधिकारी के रूप में जब मैं रिटायर होता हूं तो 1 साल तक मैं किसी प्राइवेट एंटिटी को ज्वाइन नहीं कर सकता हूं। 1 साल तक, 1 साल का कूलिंग पीरियड है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकता हूं। ये कहां का लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है। आप उसका कम से कम 2 साल का, मैं तो प्राइवेट सेक्टर के लिए भी कहता हूं, पॉलिटिकल पार्टी के लिए कहता हूं कि 2 साल का कूलिंग पीरियड एक सिंपल रूल्स हो। आपको लॉ नहीं बनाना है, आप सिर्फ 2 साल के लिए लिमिटेशन डाल दीजिए। आप देखिए उसके बाद इररिलेवेंट हो जाएगा वो 2 साल बाद। होता क्या है कि मैं आज पुलिस कमिश्नर हूं या आज मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूं या कुछ हूं, मैं आज हेल्प करता हूं पार्टी को, कल मुझे टिकट मिल जाता है। ये तो बड़ी गंभीर स्थिति है। अगेन इस पे चर्चा, देखिए हम लोग सब्सटैंटिव इशू पे तो चर्चा करते ही नहीं है, हम लोग तो और जगह कहीं घंटा बजाने में लगे हैं। तो इसमें समस्या आ रही है। अगर हम सब्सटैंटिव इशू पे घंटा बजाएं तो शायद इस पे चर्चा हो, इस पे व्यूज कॉन्क्रीट बने, उसके बाद शायद लॉ बने या रूल बने। सर एक बात और हुई है रिसेंट टाइम्स में, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं क्योंकि इस पे भी विमर्श होना चाहिए। जो रोल ऑफ गवर्नर है, जो हम लोग जब बड़े हो रहे थे और आप तो पॉलिटिकल साइंस वाले हैं, वो इट इज बेसिकली टू फैसिलिटेट द फंक्शनिंग, उस जो राज्य का कार्य है उसको सुचारू रूप से चलाने में उसका रोल है। लेकिन रिसेंट टाइम्स में गवर्नर का अजीब सा रोल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट स्टेट को जाना पड़ रहा है कि भाई मेरा फाइल रिलीज करवा दीजिए, मेरे फाइल के ऊपर बैठे हुए हैं। एक दूसरा सर, एक और चीज मैं कहूंगा, अगर जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि इन गवर्नर साहब ने ये ठीक काम नहीं किया था, इट स्टॉप्स देयर, उसके बाद का नहीं पोर्शन बोलता है। अगर ठीक काम नहीं किया था तो कुछ तो बोले उसके बाद कि भाई ठीक काम नहीं किया था तो इनको 2 साल के लिए कुछ ये कहा जाए, इनको किसी पद पे ना दिया जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सजा दी जाए, लेकिन उसका सेकंड पार्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलता है। देखिए, किसी भी समाज में या किसी प्रजातंत्र में हर चीज नियम बना के या सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से नहीं होगी। जो डेमोक्रेसीज इवॉल्व करती है, देखिए इंग्लैंड में तो कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है, कन्वेंशन से सब चलता है, तो वो मैच्योर डेमोक्रेसी का एक संकेत है। यहां हम अपेक्षा करते हैं कि हर चीज में सुप्रीम कोर्ट हमें बताए। देखिए, गवर्नर की भूमिका पे संशय पहले भी हुआ करता था, ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, लेकिन उसकी जो ग्रेडेशन है वो बढ़ गया है, उसकी जो एक्सटेंट है वो बढ़ गई है, यहां तक हो गई है कि टोटल क्वेश्चन मार्क होने लगा है। इसमें भी पब्लिक डिबेट होनी चाहिए। देखिए, बहुत सारी चीजें पब्लिक डिबेट से, जैसे इंग्लैंड वगैरह में पब्लिक डिबेट के माध्यम से समस्याओं का समाधान का प्रयास होता है। कुछ समस्या समाधान होती हैं, कुछ नहीं हो पाती। यहां हम इन इश्यूज पर पब्लिक डिबेट करते ही नहीं, हमारे पास टाइम ही नहीं है पब्लिक डिबेट करने का, क्योंकि हम और जगह लगे हुए हैं ना। तो उसकी वजह से जिस इशू पर, जैसे रोल ऑफ गवर्नर पे, तो बड़ी मैसिव पब्लिक डिबेट होनी चाहिए और प्रेशर बनना चाहिए। देखिए, खाली सुप्रीम कोर्ट से अपेक्षा करें कि वो डिसाइड करे कि गवर्नर सही है गलत है, ये उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ओवरबर्डन्ड है। ये समाज की भी मेरा ख्याल जिम्मेवारी है कि इन इश्यूज को डिस्कस करे कि भाई ये गवर्नर साहब क्या कर रहे हैं। मेरा ये स्पष्ट मत है कि अगर मीडिया और समाज इसको निरंतर हाईलाइट करते रहे तो इसमें कर्व होगा। अनफॉर्चुनेटली मीडिया की जो भूमिका है वो बंद हो गई। मीडिया तो आज की तारीख में बिल्कुल बढ़ गया है, तो या तो फॉर है या अगेंस्ट है, जबकि उसको ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अगर मीडिया का प्रेशर बने और लोगों का प्रेशर बने तो हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी चीजें इस दबाव से संभव है। लेकिन अगर मीडिया रिपोर्ट ही नहीं करेगा, टीवी में सिर्फ नेशन वांट्स टू नो ओनली नेगेटिव थिंग्स, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ना। आप उस बात पे चर्चा कीजिए, गंभीर विषय है। आप एक चुनी हुई सरकार को बिल्कुल पंगु बना दे रहे हैं गवर्नर के माध्यम से। ये कहां तक उचित है और कहां ये जरूरी है कि उसमें हर चीज में सुप्रीम कोर्ट घुसे। सुप्रीम कोर्ट तो बिल्कुल एक्सेप्शनल केस में जाना चाहिए। मैं समझता हूं इसमें पब्लिक और मीडिया दोनों का फेलियर है कि ये समुचित दबाव नहीं बनाया जा रहा थ्रू मीडिया एंड पब्लिक, जिससे गवर्नर साहब अगर कहीं निकले तो उनको कुछ तो शर्मा है, क्योंकि हर व्यक्ति एक ह्यूमन बीइंग होता है। अगर रोज अखबार में निकलेगा कि गवर्नर साहब ने ये गलत किया, ये किया, तो कुछ ना कुछ तो इंपैक्ट पड़ेगा। समाज में कोई रहता है तो अगर
ज्यादातर लोग ये बात करने लगेंगे, चर्चा करने लगेंगे, उनको बताई जाने लगेगी, तो प्रभाव निश्चित पड़ेगा। सर एक अब आपका, आप एज कोल सेक्रेटरी, और आपने जब कोल सेक्रेटरी रहे तो मुश्किल समय में आपने उस कोल मंत्रालय को संभाला था। पार्लियामेंट में टेबल हो चुकी थी कैग की रिपोर्ट, जिसमें कहा गया था करीब 2.25 लाख 1,85,000 का एक नोशनल नुकसान हुआ है। मैं थोड़ा अपने दर्शकों के लिए चाहूंगा कि आप ब्रीफली, क्योंकि वो सारा नोशनल नुकसान था, और बाद में जब जब उसमें अदालत में गए और बहुत सी उसके जांच हुई, तो लगा कि ये ऐसा नहीं था। प्रोसेस में कोई भी प्रोसेस कैन बी क्वेश्चन। मैं थोड़ा ब्रीफली, क्योंकि आपने इसमें कई बार बोला है, लेकिन मैं अपने दर्शकों के लिए बहुत देखिए, ब्रीफली मैंने इस पे बोला है और इस पे लिखा है काफी विस्तार से। संक्षिप्त में बताना चाहूंगा समस्या क्या थी। समस्या ये हुई कि सीएजी साहब ने लिखा तो है, आई एम नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट, लेकिन प्योरली अकाउंटेंट की होते हुए उन्होंने एक एवरेज कॉस्ट ऑफ माइनिंग निकाली, एवरेज रिटर्न निकाला, और उसको घटा दिया और मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ माइन से। उससे उन्होंने 1,78,000 करोड़ रुपए निकाला। मैंने अपनी पुस्तक में एक्सप्लेन किया बिल्कुल विस्तार से कि ये कैलकुलेशन ही गलत था, क्योंकि हर माइन की कॉस्ट अलग होती है माइनिंग की। क्योंकि अगर कोयला ज्यादा नीचे है तो ज्यादा उसमें कॉस्ट लगेगी, ऊपर है तो कम कॉस्ट लगेगी। मैं बहुत मोटी बात बता रहा हूं आपको। तो इतना डिफरेंस है कि 400 रुपए मेट्रिक टन से लेकर 3,000 मेट्रिक टन, इतना वेरिएशन है। उन्होंने एवरेज कॉस्ट ले ली। एवरेज से नहीं, उनको हर माइन पे देखना चाहिए। तो पहली चीज तो कैलकुलेशन गलत था, इवन नोशनल कैलकुलेशन गलत था, बाकी तो अलग है डिस्कशन पे। दूसरा, जो मेरे विचार से उन्होंने सबसे बड़ी गलती की कि सीएजी का काम होता है कि अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट को दे दे, मतलब आपके साथ या किसी मीडिया में जाके उसकी चर्चा ना करे, उसको स्कैंडल ना बनाए। अगर है स्कैंडल तो अपने आप पार्लियामेंट कमेटी देखेगी। देखिए, इसमें गलतियां तो हुई थी पोल ब्लॉक एलोकेशन में, ये कहना गलत होगा कि गलतियां हुई थी, लेकिन जो उसको स्वरूप दिया गया स्कैम का वो गलत था। उसके फलस्वरूप क्या हुआ, सीएजी साहब ने तो माइंस कैंसिल की 2004 के बाद की। सुप्रीम कोर्ट 2 कदम आगे चला गया, उसने 90 दशक में जो माइन थी उनको भी कैंसिल कर दिया। अब ये तो बड़ा गंभीर विषय है कि आप आधार विहीन चीज पर आप अक्रॉस द बोर्ड डिसीजन ले रहे हैं। मेरा ये मत था कि अगर सीएजी साहब थोड़ी मेहनत करते और प्रत्येक माइन का निकालते और उसकी प्रक्रिया निकालते कि किस में प्रक्रिया में गड़बड़ हुआ है, उन माइंस को आप कैंसिल करते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन उन्होंने क्या, उन्होंने वाहवाही लूट ली, उन्होंने जनरल पब्लिक को बता दिया। तो एक और जहां कैलकुलेशंस बिल्कुल गलत थे, दूसरी ओर जो पब्लिक को गए उससे दूसरा नुकसान बहुत बड़ा हुआ, जिसको मैंने झेला। अधिकारियों ने फाइल पे निर्णय लेना बंद कर दिया। आप देखिए, कोल ब्लॉक एलोकेशन जो हमने किया चुनाव में ऑक्शन के बाद, उसमें कई फाइलों पर जो व्यू था वो मेरा था, सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से स्टार्ट होता था। ये बड़ा विचित्र स्थिति थी, और मैं किसी को ब्लेम इसलिए नहीं करता कि मेरे अधिकारियों को भी संशय होगा कि कल मालूम नहीं दूसरा सीएजी आके बात दूसरी कर दे, तो इसलिए कोई निर्णय, तो जो ब्यूरोक्रेटिक इंपैक्ट ऑन ब्यूरोक्रेसी हुआ ऑन डिसीजन मेकिंग, वो तो डेवास्टेटिंग था। उसको आप कभी माप नहीं कर सकते उसका कितना नुकसान हुआ, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में डिले होने लगा। देखिए, सरकार में गलत और सही दोनों डिसीजन होते हैं, जो गलत है उसमें एक्शन लीजिए, लेकिन आप कहेंगे कि हर डिसीजन को माइक्रोस्कोप से देखेंगे और उसमें गलती निकालेंगे ही, जो कि सीएजी ने ऐसा आभास दिया कि वो माइक्रोस्कोप से लग गए हर में, और जहां नहीं थी वहां भी निकाल दी, जहां थी वहां निकाल दी। कियोस। जी जी सर, एक चीज और है, क्योंकि ये मैं आपसे एक बार मैंने ऐसे ही फोन करके आपसे पूछा था, मैं समझने के लिए दर्शक, एक तरफ हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, दूसरी तरफ थर्मल के लगातार प्लांट बढ़ते जा रहे हैं, थर्मल पावर प्लांट्स। ये मतलब हम करना क्या चाहते हैं, हम समझ नहीं पाते। कभी आप ग्रीन एनर्जी, कभी आप थर्मल, कभी पोल्यूशन, ये है कहां, वेयर आर वी? देखिए, इसको हमें पूरे इशू को समझना पड़ेगा। जब मैं कोयला सचिव था तो ये बिंदु आया मेरे पास कि आप एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं। मैंने कहा, आप ये बताइए, वर्तमान में, यानी कि मैं 2015 की बात कर रहा हूं, भारत का प्रति व्यक्ति पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन वाज इक्विवेलेंट टू पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ द यूएस इन लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। तो हम क्या डार्क एज में चले जाए? एनर्जी तो हमें चाहिए, ठीक है ना, और काफी मात्रा में चाहिए। अब प्रश्न ये आता है, एनर्जी कहां से आएगी? अब सब लोग सोलर की बात करते हैं, ये बिना जाने हुए कि सोलर की सीमाएं। सबसे बड़ी सीमा ये है कि जब हमें सोलर एनर्जी चाहिए होती है इस देश में, उस समय हमें मिलती नहीं। रात को, शाम को सोलर एनर्जी मिलती नहीं। सोलर एनर्जी दिन में मिलती है जब हमारे पास सरप्लस एनर्जी है। तो हम या तो स्टोरेज की समुचित व्यवस्था करें। जब तक स्टोरेज की समुचित व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक हम सोलर
जो है वो कोल को रिप्लेस नहीं कर सकता। दूसरा विकल्प क्या है? गैस। गैस हमारे पास ज्यादा है नहीं। न्यूक्लियर एनर्जी बड़ी महंगी है, उसका भी एनवायरमेंटल रिलेशंस, तो हमें वापस कोयले पे जाना पड़ेगा। और ये कहना भी गलत होगा कि हमारी कोयले पे हमारी जो डिपेंडेंस है वो खत्म हो जाएगी अभी नियर पास्ट में, तो नियर फ्यूचर में तो मुझे दिख नहीं रहा। तो बट हमें करना क्या चाहिए? हमें यह प्रयास करना चाहिए कि कोयले के माध्यम से जो हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे एनवायरनमेंट को लीस्ट डैमेज हो। कई लेवल पर डैमेज होता है। जब हम खनन करते हैं उस समय डैमेज होता है, फॉरेस्ट हटता है। फिर जब ट्रांसपोर्ट करते हैं उसमें डैमेज होता है। जब हम प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी उस समय डैमेज होता है। तो क्या हम हर स्टेप पर वो व्यवस्थाएं बना सकते हैं जिससे एनवायरमेंटल इंपैक्ट कम हो, ठीक हो? तो इस पे तो चर्चा होनी चाहिए। लेकिन बहस क्या होती है? आप कोयला बंद कर दीजिए। अरे बंद कर देंगे तो बिजली कहां से आएगी, एनर्जी कहां से आएगी? वो तो हमें चाहिए। तो मेरे विचार से अगले 20 साल में तो कोयले की कम ही हमें, मतलब कोयले से एनर्जी कम नहीं बढ़ेगी। लेकिन हमें प्रयास करना है कि कोयले से जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम कैसे लेस पोल्यूटिंग बनाए। साथ ही साथ हम वो रिसर्च चल रही है कि सोलर को जिस दिन हम उसको स्टोर करने की व्यवस्था बना लेंगे तब हम स्विच करना शुरू कर सकते हैं कोल से सोलर पर। सर एक और है सब्जेक्ट विच इज वेरी डियर टू योर हार्ट, वो आप एजुकेशन सेक्रेटरी उसके बाद हुए कोल से जब आप मूव किए। मैं इसलिए इस बात को विषय को उठा रहा हूं कि शिक्षा मेरे हिसाब से देश की सबसे प्रथम, सबसे पहली और सबसे अहम जरूरत है। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारे पॉलिटिकल फोकस से वो हट रही है। एक जमाने में हमारे सबसे हैवी वेट मंत्री शिक्षा मंत्री होते थे जो बाद में चढ़े। अब हम उसको, ठीक है, मतलब उनको भी दे दिया गया, हमारे बहुत और। इसको कैसे आप फिर से वापस लाया जा सकता है? क्योंकि बिना इसके आए मेरे हिसाब से आप कुछ कर लीजिए, आप 5 ट्रिलियन नहीं 50 ट्रिलियन हो जाइए, एजुकेशन को अगर हैंडल नहीं करेंगे तो आपका सारी प्लानिंग, सारा विकास वो जिसको कहते हैं धरा रह जाएगा। मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन इस बात से सहमत नहीं हूं कि अभी हुआ। शिक्षा को पिछली कई सरकारों ने लिप सर्विस दी, वर्तमान सरकार भी। उसका कारण है, हमें समझना। जब हम कारण समझ लेंगे तो समस्या का समाधान भी निकलेगा। कारण यह है कि नेता ये सोचता है कि मुझे तो आज दिखाना है या कल दिखाना है, 10 साल बाद की किसने सोची है? तो अगर दूरदर्शी नहीं होगा नेता तो एजुकेशन के बारे में कभी नहीं सोचेगा, क्योंकि पैसा तो उतना ही है उसके पास। वो पैसा का आवंटन में वो एजुकेशन को इसलिए पीछे छोड़ेगा क्योंकि एजुकेशन का रिजल्ट 5 या 10 साल बाद आएगा। मुझे आश्चर्य तब लगता है जब एक स्टेबल गवर्नमेंट, जो बार बार गवर्नमेंट है, वो इसकी चिंता नहीं कर रही। देखिए, जिसका 5 साल 3 साल 2 साल लेना उसमें समझ में आता है, उसको आगे का दिख नहीं रहा। लेकिन अगर कोई स्टेबल गवर्नमेंट है 5 साल 10 साल, तो उसको तो इस पे निश्चित विचार करना चाहिए, क्योंकि वो भोगेगा 5 साल 10 साल बाद। एजुकेशन का इंपैक्ट बाद में आता है, इसलिए शायद पॉलिटिकल पार्टीज अक्रॉस द बोर्ड इस पे जो बल दिया जाना चाहिए वो नहीं देती। आप नई एजुकेशन नीति देख लीजिए, इतनी बढ़िया नीति है, वो एक सही इंटेंशन है। मेरे विचार से इससे अच्छी नीति ना केवल एजुकेशन की, अदरवाइज नहीं है। बड़ी बढ़िया नीति बनी है। लेकिन उसमें क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि इसमें जीडीपी का 6.1% अंश होना चाहिए, तब वो होगा। और कस्तूरी रंगन साहब या उनकी कमेटी ने ये कहीं लिखा हो, पैसा आएगा कहां से? तो विजुअल थिंकिंग हो जाती है। जब वो मुझसे मिलने आए थे तो मैंने उनसे कहा इस पे भी विस्तार कीजिए, कहां से आएगा? गवर्नमेंट के पास कोई अलग बक्सा तो रखा नहीं है, निकाल के एजुकेशन को दे देगी। तो उसके तरीके हैं कि कहां से और पैसा आ सकता है, लेकिन वो विचार ही नहीं हुआ। तो जब जेब में नहीं पत्ता तो कलकत्ता कैसे जाएंगे? आप उस पत्ते का तो इंतजाम करेंगे ना। वो जो भी पॉलिसी बनाता है ना, वो सोचता है मुझे तो इंप्लीमेंट करनी नहीं है, जिसको इंप्लीमेंट करनी है। तो मैंने उनसे कहा था, यू मस्ट हैव एन एक्शन प्लान अलॉन्ग विद द पॉलिसी, क्लियरली आउटलाइनिंग व्हाट नीड्स टू बी डन, how it will be done, who will do it, by when it will be done. Without an action plan, उन्होंने छोटी छोटी चीजें एक्शन प्लान में लिखी हैं, बहुत विस्तार से होना चाहिए था एक्शन प्लान। वो एक्शन प्लान बना नहीं, तो ये भी नहीं मिला कि कहां से पैसा आएगा, कैसे जाएगा, कहां डिप्लॉय होगा, वो कुछ नहीं है उसमें चर्चा। सर एक लास्ट क्वेश्चन, इट इज नथिंग टू डू विथ व्हाट इज हैपनिंग। आपको कभी लगा कि आपका एक 38-40 साल का करियर रहा एज अ सिविल सर्वेंट, कि एक कोई ऐसा निर्णय जो आपको लगा, वो जरूरी नहीं है पॉलिसी मेकिंग पे, कि वो शायद अगर मौका मिलेगा तो आप उसको रीडू करेंगे, या मौका फिर से अगर कहीं मिलता तो आप उसको कुछ फर्क लाते? ऐसा देखिए, अगर मुझे एजुकेशन, मेरे पूरे करियर में लगभग हर पद पर मैंने अपने आप को रिडंडेंट बना दिया। सिस्टम्स लगाए, कोल में सिस्टम बन गया, उसके बाद मैं खुद ही जाके पीएमओ से कहता था बता दीजिए, कोई काम नहीं। एजुकेशन में मुझे, क्योंकि इश्यूज बहुत कॉम्प्लेक्स थे, मुझे 20 महीना मिला।
वो अगर मुझे फिर से मिलता तो मैं शायद उस पे जो मेरे विचार थे, जो मैं कर रहा था, उसको आगे ले जाता। एजुकेशन में शायद किसी भी सेक्रेटरी के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम इसलिए चाहिए कि एजुकेशन की समस्याएं कहीं ज्यादा गंभीर हैं। जब मैं कोल्स एजुकेशन में आया था तो मैं खुश हुआ, मैं समझा कि आई एम गेटिंग आउट ऑफ डार्क डंजन्स ऑफ कोल माइंस टू द ब्राइट लाइट्स ऑफ स्कूल एजुकेशन। But to my utmost horror, I discovered that in coal, all the mining was underground, mafia was overground. In education, all the mafia is underground, eating into the essentials of Indian society. उसके लिए ज्यादा समय चाहिए। तो अगर मुझे मौका लगे तो मैं वहां काम करके थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहूंगा। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर टाइम। और मुझे फिर से एक बार यह है कि भाई देश की जनता जाके वोट करो, जिसको मना है उसको वोट करो, लेकिन वोट जरूर करो। दैट आई फील शुड बी ऑल शुड टेक। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।